हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2024 का जो पूर्वावलोकन है हिस्ट्री का। देखते हैं इसमें जो है तो सभी 1990 से लेकर जो भी 2024 तक जितने भी अभी अपडेटेड एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का संकलन किया गया है। इसमें देखते हैं हिस्ट्री के सभी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी के विषय में देखेंगे और ये आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे और इसके बाद प्राचीन हिस्ट्री बाद में करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं हम मध्यकालीन इतिहास से। और मध्यकालीन इतिहास में हम देखेंगे कि ये जो पहले प्रश्न है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, पहला ये टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद एक एक करके हम सभी जितने भी टॉपिक हैं, इसमें लगभग 25 टॉपिक्स हैं। ये लास्ट इनका मुग़ल साम्राज्य का विघटन है, तो पहले इनको देखेंगे, इसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। ये सीरीज़ क्रमबद्ध रूप से चलती रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। शुरुआत करते देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यह यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, देखते हैं मक्का कहाँ स्थित है। तो मक्का आपका सऊदी अरब में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आप पहले ही देख चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर हो जाएगा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? अरबों ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र, ये याद रखना है, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। और यदि बात करें यूनानियों की, तो यूनानियों ने इसे क्या कहा है? ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा है और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 4 नंबर है, भारत पर पहला मुस्लिम 4 नंबर प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो सही है, आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 712 ईस्वी में हुआ था। यहाँ जो ऑप्शन नहीं है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रश्न है 4 नंबर का, इसका आंसर आपका नहीं दिया है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु पराजित हुआ और वह मारा गया। इराक के हकीम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा अरबों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो कौन थे? अरब थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत पर सर्वप्रथम अरब के मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाणे पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। खलीफा अल वालिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध 712 ईस्वी में जीता तथा मुल्तान को 711 ईस्वी में जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं।
मोहम्मद बिन कासिम था कौन था? तुर्क था, मंगोल था, या ये कौन था? अरबवासी था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये क्या था? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अरब। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। यह इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया वहाँ का शासक दाहिर था। अगला प्रश्न देखते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी, इसका थोड़ा रिक्त है स्थान, शताब्दी में सिंध की राजधानी के विषय में पूछ देश रहा, राजधानी क्या थी पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, अरोड़। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका डिटेल आपको पता हो जाएगा। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश यानी सिंध जिसे कहते हैं, सिंध की राजधानी अरोड़ थी। ध्यातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहासकार से संबंधित एक पुस्तक है। चचनामा क्या एक पुस्तक है? इस पुस्तक में चच राजवंश यानी चचनामा से चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्पगीन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गजनी का वंश का संस्थापक अल्पगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। अल्पगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। अगला प्रश्न है, कथन ए है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ये सही है आंसर। कारण आर है, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये गलत हो जाएगा, वो नहीं चाहता था क्योंकि लूटपाट चाहता था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका ये आपका आंसर देखें तो आंसर आपका सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं। इस नंबर का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपका, महमूद गजनी या गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूट पाट करना था। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद्याधर। ये अकेला ऐसा राजा था जो पराजित नहीं हुआ था। वीडियो यदि देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 का देखते हैं एक्सप्लेनेशन। महमूद गजनबी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एक महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकाला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनबी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, देखते हैं 14 नंबर, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उद्भी था। दरबारी इतिहासकार कौन था? उद्भी था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महमूद गजनबी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उद्भी था। उसने किताब उल यामनी, यह इंपॉर्टेंट है, तथा तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? यह प्रश्न में स्प्रिंट है, फरिश्ता के स्थान पर फिरदौसी होना चाहिए। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए इसका स्टार लगा है, इसका आयोग ने इसे
निरस्त किया। देखते हैं इसका सलूशन देखते हैं। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी है। और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर यानी पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प भी होगा, जबकि फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्राबादी फरिश्ता था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मोर्तज़ा निज़ाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फिरदौसी। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलबरूनी। ये बहुत ही भाषाओं का ज्ञान रखता था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। उसका जन्म 943 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा जो प्राचीन में ख्वारिज्म का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, यह इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की ख्याति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान और भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराह मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलबरूनी। एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अलबरूनी भारत में आया था कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलबरूनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, गलत, यही गलत हो। उसका ग्रंथ है उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी सही। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष का लेखक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। अलबरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भीमदेव ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था, जो 1022 से 1063 ईस्वी तक देखा गया था। इसका जो समय था इसका 1022 से 1063 था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूट कर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल
में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया? सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्ण द्वारा की गई थी। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा, 1 और 2, क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय की गई। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर अवस्थित था है। श्री सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख है अलबरूनी द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया था। तब है कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर है। उल्लेखनीय है कि महमूद गजनी ने 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। 24 नंबर है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? महमूद गजनबी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए थे। महमूद गजनबी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दो तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 1176 ईस्वी में मुल्तान और उच्छ पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की प्रथम लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी तराइन की प्रथम लड़ाई में पराजित हो गया था तथा तराइन के दूसरे युद्ध जो 1192 में हुआ में पृथ्वीराज की हार हुई। इसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। यहीं से मुस्लिम सत्ता प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भीमदेव द्वितीय ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय ने नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी को मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंदावर का युद्ध, ऑप्शन सी। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयचंद, ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हैं पहले भी। अगला प्रश्न है 29। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो सही आंसर होगा जयचंद, बी। अगला देखते हैं प्रश्न 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुस्लिम शक्ति की तो आपको पहले बताया था 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की विजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो देखना है कि सबसे पहले कौन, इनका क्रम क्या था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। इनका देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सन 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह का ख्वारिज्म देखते हैं, चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब ख्वारिज्म शाह का पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवरनी सिंधु नदी के तट तक आया था। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये 33 नंबर प्रश्न है, 33। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया, अख्ता एकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता एकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर डाला। यही है बख्तियार खिलजी जो नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर डाला था। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, अतः इसे ही बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इब्न बख्तियार खिलजी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आप जो है तो पहले ही देख चुके हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर। नालंदा बिहार का विध्वंसक किया था तो कौन था। बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखते हैं कथन ए में, देखते हैं भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। सही है।
अब देखते हैं अगला कारण में, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर आपका ए हो जाएगा। कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय सुल्तान महमूद गजनवी को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय ससवनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का प्रमुख कारण था। डॉक्टर, इनको याद करना है आपको, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण हैं। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला देखते हैं। अब अगला है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। तो देखते हैं ये, इसके आगे देखते हैं। वीडियो को यदि लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, जिससे मध्यकालीन भारत को रिवाइज करने में आपको ईजी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।